हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान संबंध को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस में स्पष्ट रूप से साफ तौर पर अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से आपको ये दिखाई नहीं देगा कि आपको भारत पाकिस्तान के संबंधों को पढ़ना है। लेकिन बात को समझिए, जब हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, जब हम बात करते हैं सीमा पार युद्ध, सीमा पार आतंकवाद की, इसके साथ ही जो सीमा विवाद है, जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है भारत का, वो मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ ही है। ठीक है, जो सीमा पार आतंकवाद है वो पाकिस्तान के द्वारा ही फैलाया जा रहा है भारत में। तो इसीलिए हमें भारत पाकिस्तान के संबंधों को समझना पड़ता है। और साथ में जब हम बात करते हैं कि भारत के दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट देश है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि एक लंबी बाउंड्री शेयर होती है और इसके इसके साथ भारत के 3 युद्ध भी हो चुके हैं। तो इसीलिए भारत पाकिस्तान के संबंधों को हमें समझना है और एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तभी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका एक पूरा का पूरा ये मतलब आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो इसे भी इंटरेस्ट लेकर आप पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम दोनों ही देशों के संबंधों की बात करें तो दोनों ही देशों के जो संबंध हैं वो शुरुआत से ही खराब रहे हैं। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, यानी कि जब उपनिवेशवाद का टाइम चल रहा था, तो उस समय जो क्षेत्र थे, जो भारतीय जो क्षेत्र था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश प्रांत और एक था देसी रियासतें। तो ब्रिटिश प्रांत में डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण था और ब्रिटेन ने क्या किया, 2 भागों में ब्रिटिश प्रांतों को बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक भारत। ठीक है, जब 1947 में जब आज़ादी मिली भारत को, तो विभाजन के साथ आज़ादी मिली थी। लेकिन जो देसी रियासतें थी भारत में वो बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर राजाओं का शासन था, जिन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब देसी रियासतों को ये छूट दे दी ब्रिटेन की संसद ने कि देसी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं। और सबसे बड़ी जो छूट थी वो ये थी कि अगर वो चाहें स्वतंत्र रहना तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। और इसी के कारण थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो सामने आया और जम्मू कश्मीर को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोनों ही देशों के बीच में। तो स्टार्टिंग में ही देसी रियासतों की समस्याएं दोनों ही देशों के संबंधों में हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये स्पेशली ये 3 रियासतें थी जिनका विलय भारत में हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अपनी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी। और जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान आज भी बहुत बड़े बड़े दावे करता है और जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें मेन जम्मू कश्मीर की रियासत का ही रोल रहा है। अब ये कश्मीर का विवाद क्या है, इसे अभी हम आगे समझेंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आया देसी रियासतों की समस्याएं थी दोनों ही देशों के बीच में स्टार्टिंग में। अब मैं और भी डिटेल आपको पढ़ा सकता हूँ, जूनागढ़ हैदराबाद का विलय किस तरह से भारत में हुआ, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें रेलिवेंट नहीं होंगी बताना, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डिमांड नहीं किया गया। बस हाँ, एक चीज़ बताऊँगा कि जो हैदराबाद का जो जो निज़ाम था, ठीक है, हैदराबाद का जो निज़ाम था, जो वहाँ का शासक था, वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था और इसने पाकिस्तान को 2 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर दिए थे। ठीक है, 2 करोड़ रुपए हैदराबाद के निजाम ने ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर पाकिस्तान को दिए थे। मतलब ये था कि ये पाकिस्तान के कांटेक्ट में था। इसके साथ ही एक समस्या थी विस्थापितों और अल्पसंख्यकों की समस्या। देखिए दोस्तों, जब भारत का विभाजन होता है, जब पाकिस्तान का निर्माण होता है, तो उससे विस्थापितों और अल्पसंख्यकों की समस्या पैदा हो जाती है। मतलब जैसे कि जो पाकिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पर जो सिख, हिंदू जो माइनॉरिटी रह रही होती है, अब उसकी समस्या पैदा हो जाती है, उसकी जो सुरक्षा थी अब वो खतरे में पड़ जाती है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कई जगह माइनॉरिटी क्लास को मारा जाता है। भारत में भी कई तरह के दंगे देखे जाते हैं। इसके साथ ही जो विस्थापित लोग होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे कि बहुत सारे जो हिंदू, सिख भारत में आते हैं आज़ादी के बाद, 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी आते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में छोड़ कर आते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं और वो पाकिस्तान में जाते हैं। तो दोनों ही देशों में विस्थापितों की समस्या पैदा हो जाती है कि जो भी लोग हमारे देश में आए हैं उनको कहाँ स्थापित किया जाए। इसके साथ ही जो सांप्रदायिक दंगे हैं, जो अल्पसंख्यकों की समस्या है, उससे कैसे बचा जाए। अब बहुत सारे जो लोग आए थे एक दूसरे के देश में गए, तो उन्होंने एक दूसरी देश मतलब अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वहीं पर छोड़ दी। तो इसको लेकर कोई भी ख़ास समझौता या कोई ख़ास डिसीज़न दोनों देशों के द्वारा नहीं लिया जा सका। तो ये भी दोनों ही देशों के बीच में एक समस्या थी। दोनों ही देश, स्पेशली भारत की तरफ से जोर दिया गया था कि विस्थापितों और अल्पसंख्यकों की समस्या को दूर किया जाए,
जो भी लोग विस्थापित हुए हैं, जिनकी जहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी थी उतना उनको पैसा भी दिया जाए, या वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उन्हीं की बनी रहे, और आगे चलकर उसका विधिवत तरीके से उसका एक जो भी चीज़ हो सकती है उस प्रॉपर्टी की, चाहे वो नीलामी हो, चाहे वो उसको बेचे उसको, तो जो भी है उसको उतना पैसा या हर्जाना मिलना चाहिए। तो कई सारी समस्याएं थी, उसके लिए कई सारे सॉल्यूशन भी बताए गए थे, लेकिन कोई खास डिसीजन दोनों ही देशों के द्वारा नहीं लिया जा सका, जिसके कारण दोनों ही देशों के संबंधों में ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहा। इसके साथ ही जो दोनों देश थे भारत पाकिस्तान, वो पानी के प्रश्न पर भी आपस में एक दूसरे के सामने आ गए थे। हालांकि पानी का जो प्रश्न था, जो नदियां जाती हैं भारत के जम्मू कश्मीर से, पंजाब से होकर जो नदियां जाती हैं पाकिस्तान में, तो उसके जल के, उसके पानी के बंटवारे को लेकर विवाद था। लेकिन फिर भी 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में या विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक मेडिटेटर के रूप में कार्य करते हुए विश्व बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते को, पानी से संबंधित समझौते को पूरा करवाता है। तो 1960 में 19 सितंबर 1960 को पानी के बंटवारे के बारे में रावलपिंडी में नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो 1960 में एक समझौता कर लिया जाता है दोनों देशों के नेताओं के द्वारा विश्व बैंक की मध्यस्थता में जल के बंटवारे को लेकर, और 1961 में इस समझौते को लागू कर दिया जाता है। एक बात अच्छी है कि ये जो नदी जल का बंटवारा से संबंधित ये जो समझौता था, ये आज भी लागू है। सबसे बड़ी बात, भारत पाकिस्तान के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं और इन युद्धों के बाद भी आज भी ये समझौता बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, वो है कश्मीर विवाद। ठीक है, तो कश्मीर विवाद क्या है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। कश्मीर की जो ज़मीन है, कश्मीर का जो मुद्दा है, इसी को लेकर कई बार युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो अब हम बात करते हैं कश्मीर विवाद की, कश्मीर डिस्प्यूट की। अब यहाँ पर आप कश्मीर विवाद को समझिए। एक्चुअल में जब भारत पर राज कर रहे थे, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उस समय जो भारतीय क्षेत्र था वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक भाग था जिसको हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे, जो कि डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर में था, और एक जो दूसरा पार्ट था भारत का, वो रियासतों का था। मतलब भारत पर जो शासन था वो 2 वर्गों में हो रहा था। एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटेन की सरकार का, या जो ब्रिटेन के जो लोग थे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, डायरेक्ट उनकी सरकार थी। लेकिन दूसरा क्षेत्र ऐसा था भारत में जहाँ पर रियासतें थीं, और इन रियासतों के अंदर एक राजा प्रमुख होता था, और वही राज्य की या जो रियासतें थी उसके आंतरिक मामलों को देखता था। लेकिन इन राजाओं ने भी, जितनी भी रियासतें थी भारत में, उन रियासतों के राजाओं ने भी ब्रिटेन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ब्रिटेन ने इन रियासतों को बस इसीलिए बनाए रखा था कि ब्रिटेन को लग रहा था कि जब भी हमारे ऊपर कोई विपदा आएगी या भारत में कभी विद्रोह वगैरह होगा तो रियासत हमारी हेल्प करेंगी। लेकिन जब 1947 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत का विभाजन किया जाता है और भारत को जब स्वतंत्र किया जाता है, तो बात आती है कि अब रियासतों का क्या किया जाएगा। तो जो ब्रिटेन की संसद थी उसने रियासतों के लिए जो बातें कही थी वो कुछ इस प्रकार थी। उसने कहा था कि जो रियासतें हैं, अगर वो चाहें स्वतंत्र रहना तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं, अगर वो चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो रियासतें थी भारत में, उनके पास 3 ऑप्शन थे। 3 में से पहला ऑप्शन था पाकिस्तान, या 2 ऑप्शन ये थे, भारत या पाकिस्तान में वो शामिल हो जाएं, और तीसरा ऑप्शन था कि वो स्वतंत्र रह सकती थी। तो रियासतों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वो अगर चाहें स्वतंत्र रहना तो वो स्वतंत्र भी रह सकती थी। तो इसी तरह जो कश्मीर की रियासत थी उसके जो महाराजा थे वो हिंदू महाराजा थे जिनका नाम हरि सिंह था, और वो अपने कश्मीर को स्वतंत्र देश घोषित करना चाह रहे थे। लेकिन कश्मीर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि इसका स्वतंत्र रह पाना मुश्किल था, और इसी के चलते 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 4 दिन की कश्मीर यात्रा पर गए थे। अपने चारों दिनों के प्रवास में उन्होंने महाराजा को 4 बार शीघ्र निर्णय लेने के लिए कहा, ताकि कश्मीर का विलय या तो भारत या पाकिस्तान में समय रहते हो जाए। कबायलियों के आक्रमण। अब 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर
चारों ओर से या कई ओर से आक्रमण शुरू हो जाता है कबायलियों का। अभी क्या था इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी हल्की हल्की बातें आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ रीड करके। महाराजा हरि सिंह ने, जैसे ही कबायलियों का आक्रमण हुआ उसके तुरंत बाद ही महाराजा हरि सिंह ने भारत में तुरंत विलय की प्रार्थना की और महाराजा ने केंद्र को विलय स्वीकार करके तुरंत सेनाएं भेजने के लिए कहा ताकि आक्रमण करने वालों को भगाया जा सके। महाराजा की प्रार्थना को भारत ने 27 अक्टूबर को स्वीकार करके आक्रमण का सामना करने के लिए सेना को हवाई जहाज़ों के द्वारा कश्मीर भेज दिया। राज्य की विलय की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भारत ने यह कहा कि आक्रमणकारियों को खदेड़ देने के बाद विलय के प्रश्न पर राज्यों की जनता की इच्छा पूछी जाएगी। अब बात को समझिए दोस्तों, जो कश्मीर विवाद था वो इसीलिए पैदा होता है कि जो कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, वो कश्मीर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कश्मीर स्वतंत्र नहीं रह सकता था। पूरी आशंका थी जो कश्मीर है या तो वो पाकिस्तान में जाएगा या भारत में मिलेगा। मिलने का मतलब ये है कि आक्रमण कहीं ना कहीं से तो होगा, ऐसी आशंका थी। और इसकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन थी, जैसे कि मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, तो ऐसे मामले में भी इसका स्वतंत्र रहना ठीक नहीं था। और ये सदा से ही भारत का एक सर रहा है, भारत का एक हिस्सा रहा है। तो ये भारत का एक अभिन्न अंग था, चाहे भारत कह लो चाहे पाकिस्तान कह लो अभी। लेकिन ये जो पूरा भारत की जब हम बात करते हैं तो इसे एक स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं किया जा सकता था। और ये बात लॉर्ड माउंटबेटन अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने कश्मीर की 4 दिन की यात्रा भी की थी। और जब चारों दिन जब भी वो महाराजा से उन्होंने मुलाकात की तो उनको कहा कि आप निर्णय जल्दी से जल्दी लीजिए। देखो, महाराजा ने स्वतंत्र रूप से कभी नहीं कहा कि मैं अभी इसे स्वतंत्र देश घोषित करना चाह रहा हूँ कश्मीर को, लेकिन महाराजा इसी की योजना बना रहा था और ये बात लगभग सभी को पता भी थी। लेकिन जैसा जाहिर तौर पर मैंने अभी बताया कि ज़मीनी स्तर पर इसका स्वतंत्र रह पाना बहुत मुश्किल था और लॉर्ड माउंटबेटन इसको जानते थे कि ये स्वतंत्र नहीं रह सकता और इसका किसी एक देश के साथ मिलना ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए भले ही संसद ने, जो ब्रिटेन की संसद है, उसने कहा था कि जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड वायसराय माउंटबेटन ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को कई बार समझाने की कोशिश की कि आप जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, नहीं तो ये जो कश्मीर की रियासत है ये एक विवाद खड़ा कर सकती है। तो या तो आप पाकिस्तान में जाइए या तो भारत में आइए, समय रहते आप जल्द से जल्द डिसीजन ले लो, ऐसा माउंटबेटन के द्वारा महाराजा हरि सिंह को समझाया गया। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जो नेता वगैरह थे उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। तो महाराजा के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था और महाराजा बस यही कह रहे थे कि अभी हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहते, अभी हमें समय की आवश्यकता है थोड़ी। तो महाराजा के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन महाराजा कोई ख़ास निर्णय नहीं कर पाते हैं और पाकिस्तान की हेल्प से, मतलब पाकिस्तान के द्वारा कबायलियों का आक्रमण करवाया जाता है कश्मीर के ऊपर। तो 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कई ओर से कबायली आक्रमण होता है जो कि पाकिस्तान के समर्थन के द्वारा किया जाता है। और यही एक बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की, जिस पर माउंटबेटन ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने पहले आक्रमण किया भारत पर। हालांकि पाकिस्तान स्टार्टिंग में कह रहा था कि जो कबायली लोग हैं वो हमारे नहीं हैं, लेकिन आगे एक पॉइंट आता है जब भारत अपनी सेनाएं भेजता है कश्मीर में, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन से कहते हैं कि अगर भारत की सेनाएं कश्मीर से हट जाएं तो हम कबायलियों को वापस बुला लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो कबायली थे वो एक्चुअल में पाकिस्तान के ही लोग थे या पाकिस्तान के समर्थन में ही उन्होंने आक्रमण किया था। अब क्योंकि कबायलियों का आक्रमण हो जाता है और इस आक्रमण के दौरान कई घिनौने काम किए जाते हैं, लोगों को अंधाधुंध मारा जाता है, रेप, मर्डर और तरह तरह के लूटपाट मचाई जाती है। मतलब पूरा का पूरा एक आतंक स्थापित कर दिया जाता है कश्मीर में। और फिर इसी के चलते जब कश्मीर में जब महाराजा समझ जाते हैं कि अब हमें सहायता की आवश्यकता है, तो महाराजा हरि सिंह तुरंत ही, फिर जैसे ही आक्रमण होता है तो उसके बाद तुरंत ही महाराजा हरि सिंह भारत में विलय करने की प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुझसे निकल रहा है बार बार, कश्मीर को भारत में मिला लिया जाए, ऐसा विलय पत्र के जरिए वो प्रार्थना करते हैं। मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं भारत से कि कश्मीर को भारत में मिला लिया जाए। और महाराजा ने
केंद्र को तुरंत मतलब और साथ में कहा महाराजा ने कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार, क्योंकि अब हम भारत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो जो भारत की केंद्र सरकार है वो जल्द से जल्द सेनाएं भेजे ताकि इस आक्रमण से निपटा जा सके और आक्रमणकारियों को भगाया जा सके। लेकिन जो महाराजा की जो रिक्वेस्ट थी उसको एक लंबा समय लगा, कई दिनों का समय लगा और 27 अक्टूबर को उसे स्वीकार किया गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कई दिनों का समय, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 22 तारीख को आक्रमण हुआ और 27 तारीख अक्टूबर को भारत ने स्वीकार कर लिए विलय पत्र, लेकिन फिर भी ये लेट था। इसे और अगर जल्दी कर लेते तो बाई चांस जो आतंक इतना ज़्यादा फैला था कश्मीर में वो और भी कम हो सकता था। तो 27 अक्टूबर को भारत के द्वारा ये जो महाराजा का ये जो विलय पत्र था कश्मीर का उसको स्वीकार कर लिया जाता है और विधिवत रूप से एक देखा जाए तो कश्मीर को भारत में मिला लिया जाता है। एक जो कानूनी रूप होता है उसके जरिए अगर देखें तो कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन फिर भी भारत अपनी तरफ से कहता है कि फिर भी हम विलय के प्रश्न पर एक बार जनता की राय भी पूछ लेंगे। साथ में ये भी भारत के द्वारा कहा जाता है। और आक्रमणकारियों को फिर जैसे ही भारतीय सेनाएं एंटर करती हैं कश्मीर में, फिर आक्रमणकारियों को भी दूर खदेड़ देती हैं। भारतीय सेना ने तेजी से मुकाबला करते हुए आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, परंतु कबायलियों को पाकिस्तान से प्राप्त हो रही सहायता के कारण भारतीय सेना को कुछ रुकावटें आई। भारत पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध नहीं चाहता था। 1 जनवरी 1948 को भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया। अब देखिए दोस्तों, भारतीय सेना ने तेज़ी से उसका मुकाबला किया कबायलियों का और तेज़ी से उन्हें दूर खदेड़ दिया। लेकिन फिर भी जब मतलब पूरे कश्मीर से भारत ने अभी खदेड़ा नहीं था कबायलियों को, लेकिन फिर भी एक सीमा पर आते हुए जब भारतीय सेनाएं पहुंच जाती हैं एक सीमा तक, तो वहीं पर भारतीय सेनाओं को रोककर जो सरकार होती है उसके द्वारा 1948 को ये कश्मीर का जो मुद्दा होता है वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उठाया जाता है। मतलब कि भारतीय सेनाओं को जो पूरा कश्मीर खाली जो कराने का ऑर्डर दिया गया था कि कबायलियों को पूरा खदेड़ दिया जाए, तो उनके ऑपरेशन को पूरा होने से पहले ही रोक दिया जाता है और इस मामले को 1 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र में यूएन में ले जाया जाता है। और तभी से ये जो विवाद था कश्मीर का विवाद वो पूरे विश्व की नज़र में साफ तौर पर आ जाता है। कानूनी तौर पर, औपचारिक तौर पर ये विवाद पूरे विश्व की नज़र में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कश्मीर का विवाद समझ में आ गया होगा। अब जब कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन चला जाता है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे कि कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। लेकिन वो योजनाएं स्पेशली भारत को पसंद नहीं आती और वो योजनाएं लागू भी नहीं हो पाती, जिस कारण से कश्मीर का मुद्दा या जो इशू है वो बना ही रहता है और यूएन भी थक जाती है और थक कर यूएन यही कहती है कि अभी हम कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तो हमने सामान्य बातें कर ली, कश्मीर का मुद्दा एक सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं ऑलरेडी और उन 3 युद्धों के बाद भी आज भी जो पाकिस्तान है उसके द्वारा कश्मीर के मुद्दे को उजागर किया जाता है या ऊपर उठाया जाता है। आप यूँ कह सकते हो कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि कश्मीर देखो, पाकिस्तान किसी भी देश के साथ संबंध कैसे बनाता है पता है? वो ऐसे संबंध बनाता है कि कोई देश उसका कश्मीर को लेकर कितना साथ दे रहा है। मतलब ये है कि कश्मीर उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है और कश्मीर के कारण ही सारी चीज़ें वो हर जगह वो कश्मीर का ही नाम लेता है, चाहे वो कहीं भी जाए वो कश्मीर का नाम ज़रूर लेता है। तो यहाँ आपको दोस्तों कश्मीर का विवाद साफ तौर पर समझ में आ गया और यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भारत का तर्क है वो साफ तौर पर यही है कि भारत का तर्क ये है कि पाकिस्तान कहता है कि क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुस्लिम थी तो इसलिए ये से पाकिस्तान में होना चाहिए था। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा कि भारत कभी भी 2 राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानता। 2 राष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया। 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत था वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब था कि जो भारत है वो 2 राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। तो इस सिद्धांत को भारत किसी भी हाल में नहीं मानता और इसको हमेशा से ही भारत अपोज करता रहा है, इसका विरोध करता रहा है।
तो साफ तौर पर भारत कहता है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, और साफ तौर पर विलय पत्र के जरिए एक पूरे प्रोसीजर के जरिए कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया। यहाँ तक कि जो माउंट बैटन है वो भी भारत का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि कश्मीर पर पहले आक्रमण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, और ये हर इंसान को पता चल गया है कि जो कबायली थे कश्मीर में, जो जिन जिन कबायलियों ने आक्रमण किया था वो उन्हें पाकिस्तान ने ही भेजा था। तो यहाँ तक दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मैं अभी भी 2 पॉइंट आपको बताऊंगा। एक पॉइंट ये कि यहाँ पर जो 2 गलती थी भारत सरकार की, वो ये थी मेरी तरफ से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ तक मुझे लगता है, तो वो ये थी कि जो कबायलियों का जब आक्रमण हुआ था तो भारत सरकार अगर चाहती तो तुरंत वो सेनाएं भेज सकती थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार सोच रही थी कि कश्मीर के जो महाराजा हैं वो हम हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द विलय पत्र भेजें, और हम आराम से उस विलय पत्र को सोच विचार करके हम आराम से कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। मतलब ये कि भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, ये विश्व को दिखाना था। भारत ने सेनाएं नहीं भेजी तुरंत, ये विश्व को दिखाना था। लेकिन आप खुद सोचिए, कश्मीर में जो लोग परेशान हो रहे थे कबायलियों के आक्रमण से, वो भारत के तो लोग थे, तो हमें विश्व से क्या मतलब, हमें पहले भारत से मतलब था। तो अगर भारतीय सेनाएं भारत सरकार अगर चाहती तो भारतीय सेनाओं को जल्द कश्मीर में भेजकर वहाँ के लोगों के साथ जो इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, इतना ज़्यादा जो आतंक था कश्मीर में, उससे निपटा जा सकता था और कम क्षति होती, जितनी हो चुकी थी उससे कम क्षति होती। और 27 अक्टूबर को फिर विलय पत्र को स्वीकार करके सेनाएं भेजी गई, तो ये काम थोड़ा जल्दी हो सकता था भारत सरकार के द्वारा। तो ये थोड़ा सा मुझे निराशाजनक चीज़ मुझे लगी। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी यहाँ पर वो ये थी कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को ले जाना। ये भारत का अपना मामला था, द्विपक्षीय भी नहीं, ये भारत का सिर्फ अपना मामला था। कश्मीर और भारत का अपना पर्सनल मामला था कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा था विलय पत्र के हिसाब से पूरी तरह। कश्मीर को महाराजा ने साफ तौर पर विधिवत तरीके से भारत में मिलाया था। और सबसे बड़ी बात, जो कश्मीर है वो अलग से कहीं से थोड़ी ना आया था, वो तो सदा से ही भारत का एक अंग रहा है, तो साफ तौर पर भारत का वो हिस्सा था। और जब महाराजा ने विलय पत्र पर साइन भी कर दिए तो साफ तौर पर भारतीय सेनाओं को पूरी आज्ञा थी कि वो पूरे कश्मीर से कबायलियों को हटाएं, उसके बाद भारतीय सरकार को जनमत करवाना है, चाहे जो भी करवाना है वो भारत की सरकार को करवाना था, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी भूल थी। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें गलत लगी, मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी मुद्दे हैं, इसे आप देख लीजिए। तो एक है सरक्रीक। अब सरक्रीक क्या है तो इसको देखिए। सरक्रीक कक्ष के क्षेत्र रण में भारत और पाकिस्तान के बीच दलदली भूमि की एक मजबूत पट्टी है। इस क्षेत्र पर दोनों पक्षों ने दावा किया, लेकिन 1968 में यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया गया, जब भारत को उसके अनुरोध का 90% मिला और जबकि पाकिस्तान को 10% मिला। इस तरह यह लंबा विवाद खत्म हुआ। देखिए दोस्तों, स्पेशली सोवियत संघ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय देश होते हैं जिनकी मध्यस्थता में ये जो सरक्रीक का विवाद था इसको हल किया जाता है। अब मुझे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन मुझे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। बाकी जो गुजरात और ये जो राजस्थान और गुजरात का ये जो बॉर्डर आता है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है थोड़ा सा ये दलदली भूमि है, ठीक है। ये इसे हम सरक्रीक या कक्ष कहते हैं, ठीक है, कक्ष क्षेत्र इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत का दावा किया जा रहा था, जिसमें कि भारत को 90% उसके दावे का मिला और पाकिस्तान को 10% उसके दावे का क्षेत्र मिला, और इसके तहत ये जो विवाद था उसे ख़त्म किया गया। यहाँ पे बात को समझिए, भारत को 90% कौन देगा? भारत के ही पास तो सारा क्षेत्र था। भारत से बल्कि 10% लेकर पाकिस्तान को दिया गया, ये है मेन बात। दावा पाकिस्तान का किया जा रहा था, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन निकला तो 90% जो क्षेत्र था वो भारत के पास ही रहने दिया गया और 10% पाकिस्तान को मिला। तभी तो ये संतुष्ट हुआ, नहीं तो ये संतुष्ट क्यों होता। तो ये विवाद था जिसमें भारत की ही एक तरह से थोड़ा सा नुकसान हुआ इस समझौते में भी, लेकिन फिर भी ये लंबा विवाद खत्म हो गया, ये अच्छी बात थी। इसके साथ ही सियाचिन ग्लेशियर, यह कराकोरम रेंज मतलब पूरी की पूरी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी रेंज है। कई सारे पहाड़ हैं एक रेंज में, तो कराकोरम एक पहाड़ियों की रेंज है। तो यह कराकोरम में एक उच्च ग्लेशियर है जिसमें दोनों देश पूरे सियाचिन को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करते हैं। देखो, कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो जाहिर तौर पर पूरा सियाचिन भारत का ही एक हिस्सा है।
भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया तथा पूरे ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। भारत की ओर से इस ग्लेशियर तक पहुंच बहुत कठिन है, जिसका परिणाम स्वरूप भारत को इसे बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए करने पड़ते हैं और ऐसी कठोर परिस्थितियों में कई सैनिकों की जान भी गई है। जबकि पाकिस्तान के लिए यह इलाका आसान है। हालांकि समस्या यह है कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रहा है और आगे कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये जो सियाचिन ग्लेशियर का भी मुद्दा है, बीच बीच में आप देखोगे कि ये सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कई सारे जो विवाद हैं या कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाते हैं। जो कभी कभी आप देखोगे सियाचिन ग्लेशियर का जो मुद्दा है, अभी तो आपको शांत लग रहा होगा, लेकिन कुछ साल में देखोगे या पिछला कुछ ईयर अगर आप देखो तो ये काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा था। इसके साथ ही सीमा पार आतंकवाद, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर। भारत जितने भी प्लेटफॉर्म पर जाता है इसकी साफ तौर पर निंदा करता है। अब सीमा पार आतंकवाद, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण, बमबारी, हत्या और अपहरण जैसे सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करके भारत में अस्थिरता प्रदान करने का आरोप लगाया। साफ तौर पर सीमा पार आतंकवाद का मतलब है कि पाकिस्तान भारत में एक सीमा पार करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मतलब पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसका उल्लंघन कर सीमा पार आतंकवाद यानी कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि कई सारी हम घुसपैठ देखने को मिलती है कि कश्मीर के रास्ते भारत में कई सारे आतंकवादियों को भेजा जाता है पाकिस्तान के द्वारा। जो पीओके का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के कैप्चर में है अभी, तो वहाँ से कई सारे मतलब कई सारे वहाँ पे ग्रुप हैं जो ट्रेनिंग देते हैं आतंकवादियों को, और वहाँ से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा कई सारे आतंकवादी भारत में भेजे जाते हैं। तो साफ तौर पर भारत ने इसका आरोप लगाया है। इसमें से कुछ हमले पुलवामा हमला, उरी हमला, 26/11 मुंबई हमला, संसद पर हमला, हैदराबाद हत्याएं हैं। कई मामलों में इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी समूहों द्वारा ली जाती है जिन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा जाल सुरक्षित कर लिया है। साफ तौर पर कई सारे आतंकवादी समूह हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार उठाया है, लेकिन पाकिस्तान इन समूहों को भंग करने से इनकार करता है और जो इन दोनों देशों के बीच तनाव का स्रोत है। तो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है दोनों ही देशों के बीच में वो सीमा पार आतंकवाद है। साफ तौर पर पूरे भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार, साफ तौर पर केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर रखी है कई सालों से, और उसके पीछे का रीज़न है वो है आतंकवाद। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर देता तब तक भारत की सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करेगी, ऐसा भारत की सरकार ने कहा है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आर्थिक संबंध, अपने संबंधों को सुधारने के लिए भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज दिया था, जो पाकिस्तान के निर्यात को प्राथमिकता देगा और अंतर्देशीय करों को भी कम करेगा। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था देशों के बीच अविश्वास को खत्म करने और सहयोग बढ़ाने में मदद करेगी। जब साफ्टा की घोषणा की गई और 2006 में पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि की तो इसे एक नया प्रोत्साहन मिला। हालांकि इन दोनों धाराओं के तहत भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अविश्वास और संदेह के कारण सुधारा नहीं जा सका, जिसने इसे नष्ट कर दिया। आर्थिक संबंध में सुधार देखा जा रहा था, अगर हम कुछ सालों पहले देखें, लगभग 15 साल पहले अगर हम देखें, थोड़ा बहुत सुधार भी देखा जा रहा था आर्थिक संबंधों में, लेकिन वो भी क्योंकि संबंध सुधर नहीं पाए और ये जो आर्थिक चीज़ों को लेकर, व्यापार से संबंधित जो चीज़ें थी उसको लेकर जो दोनों ही देश संबंध स्थापित कर रहे थे वो भी खत्म हो गए। जैसे कि भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया था पाकिस्तान को, ताकि जो टैक्स वगैरह है, मतलब जो टैक्स वगैरह हैं उससे छूट मिल सके व्यापार में दोनों ही देशों को। लेकिन फिर भी संबंध सुधरे नहीं, पाकिस्तान के द्वारा ऐसी गतिविधियां की जाती रही जिससे कि दोनों के संबंध बेकार रहे और फिर ये जो आर्थिक संबंध थे वो भी नष्ट हो गए। चीन पाकिस्तान दूरी, 1962 के युद्ध के बाद चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान से सांठगांठ कर ली। इसने कश्मीर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तभी से इन दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ती जा रही है। चीन ने पाकिस्तान को रक्षा क्षमताओं, खासकर परमाणु बम बनाने में मदद की है। चीन पाकिस्तान को हार्डवेयर, उन्नत सैन्य क्षमता प्रदान करता रहा है, जो भारत की सुरक्षा में व्यवधान यानी कि रुकावट पैदा कर रहा है। पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड पहल में चीन के साथ सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और उसने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मंजूरी दे दी है।
भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह चिंता का विषय है। अब वन बेल्ट वन रोड क्या है? ये चाइना के द्वारा पाकिस्तान के रास्ते पूरे के पूरे एशिया को जोड़ने का प्रयास है। कई रास्ते निकाल रहा है वैसे वो, लेकिन कश्मीर से हुए पाकिस्तान से पूरा का पूरा एक रास्ता निकल रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा चीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये साफ तौर पर पूरे भारत को घेरने की रणनीति है और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के सर के ऊपर चीन अगर खड़ा है तो बहुत बड़ा खतरा है ये। और पाकिस्तान इसमें साफ तौर पर चीन का साथ दे रहा है। पाकिस्तान ने उसे मंजूरी दी अपने इलाके में पूरा जो पाकिस्तान है वहाँ से गलियारा निकालने की। तो चीन पाकिस्तान की जो मैत्री है, जो दोस्ती है, ये भी भारत के लिए खतरा है। तो ये भी संबंधों में रुकावट पैदा करते हैं। आगे का रास्ता अगर हम देखें तो लोगों का संपर्क अच्छे तरीकों में से एक है, जिसके माध्यम से इस अविश्वास को कम किया जा सकता है। यह करतारपुर कॉरिडोर की उम्मीद के साथ आया है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपने कुछ सालों पहले सुना होगा, जिसको खोल दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। भारतीय जो पंजाबी लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनके लिए, भारतीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य गुरु नानक जी के जीवन से जुड़े गुरुद्वारे को जोड़ना है। यह पाकिस्तान के नरोवाल ज़िले में स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ेगा। यह आसान वीज़ा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा और लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है कि लोगों को एक दूसरे से अगर हम लोगों का संपर्क कराएं तो ये काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का। क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें तो दोनों ही देशों के अगर हम ज़मीनी स्तर पर संबंध देखें लोगों के अंदर भी, तो अच्छे नहीं है। साफ तौर पर भाई, किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है, चाहे वो आतंकवादी आक्रमण हो या कुछ भी हो, तो एक देश के लोग भाई दूसरे देश की निंदा करेंगे, साफ तौर पर करेंगे। तो इसीलिए लोगों के बीच भी अच्छे संपर्क नहीं है। हालांकि अभी करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। एक अच्छी उम्मीद लग रही थी कि कुछ नया मोड़ लिया जाएगा संबंधों के द्वारा, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ खास संबंध भारत पाकिस्तान के नहीं है। दोनों ही देशों के बीच इतिहास में 3 युद्ध हो चुके हैं, 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसको अभी भी दोनों ही देश नहीं भुलाए हैं। इसके साथ ही आज जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो भारत के लिए बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए, जिसको भारत बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो साफ तौर पर आतंकवाद का एक मुद्दा दोनों देशों के रिलेशन में काफ़ी बड़ी चुनौती बना हुआ है और जब तक पाकिस्तान इस पर कोई कंट्रोल नहीं करता या इसको भारत के लिए जो प्रयोजित करने का जो कार्यक्रम है इसको नष्ट नहीं करता, तब तक दोनों देशों के जो संबंध हैं वो अच्छे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान को ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हल्की हल्की बातें करनी थी, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान को हमें समझना था। दोनों ही रिलेशन हल्के हल्के ही हमें पढ़ने थे, लेकिन फिर भी पढ़ने थे। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप प्लीज़ कर आना उसको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।